Good morning to all my students. How you are all? आप सभी कैसे हैं? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic, prohibition of manufacturing of drugs. Prohibition of manufacturing of drugs. So, the prohibition of manufacturing of drugs. What are the factors which are to be considered to be prohibited in case of manufacturing of drugs? ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है विच फर्दर लीड्स टू बी प्रोहिबिटेड, जिसको रोका जाना चाहिए, प्रोहिबिट किया जाना चाहिए. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि ऐसी ड्रग विच डज नॉट follows the standards, the drug which does not maintains the quality of standards. जितनी स्टैंडर्ड्स चाहिए थी, जितना स्पेसिफिकेशंस चाहिए था, वो उस ड्रग में नहीं है. that does not fulfill the particular standards of the drug. ठीक है, तो वो वाली ड्रग. दूसरा, ऐसी ड्रग जो क्या हो, मिस ब्रांडेड हो. क्या हो, मिस ब्रांडेड. और क्या हो, स्प्यूरियस हो. और क्या हो सकता है, एडल्टरेटेड. क्या, एडल्टरेटेड. उसमें कुछ न कुछ क्या की गई हो, मिलावट की गई हो. क्या की गई हो, मिलावट की गई हो, एडल्टरेटेड. तो पहला फैक्टर क्या है कि ड्रग, ऐसी ड्रग जिसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन ना हो. ड्रग विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी ना हो. दूसरा, इट शुड बी either it should be spurious, either it should be misbranded or adulterated. misbranded, spurious, adulterated. और या फिर ड्रग में क्या नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है या कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है. सेकेंड फैक्टर्स, पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स. पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स. पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स. तो ऐसी ड्रग्स भी प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. ठीक है. और क्या हो सकता है, ड्रग्स विदाउट थेराप्यूटिक वैल्यू. ड्रग which does not shows the therapeutic value, the therapeutic index. और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर्स है, रिस्पॉन्सिबल है टू बी प्रोहिबिटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. क्या है, अगर मैन हो, ह्यूमन्स हो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स है, तो रिस्क इन यूज टू एनिमल्स और ह्यूमन. तो ये क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. दिस प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में क्या आता है, सबसे पहले द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में पहला पॉइंट आता है कि ड्रग्स जो कि विच डज नॉट फॉलोज द स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो नहीं करती, स्टैंडर्ड गाइडलाइन को मेंटेन नहीं करती हैं.
हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं करती हैं। एंड एदर दे मे बी स्प्यूरियस और दे मे बी एडल्टरेटेड और इट मे बी मिसब्रांडेड। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स, पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स। थर्ड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि ड्रग विच डज नॉट फॉलोज द थेरापेटिक वैल्यू, ड्रग विच डज नॉट एग्जिबिट द थेरापेटिक वैल्यू, थेरापेटिक वैल्यू जो ड्रग नहीं दिखा रही है ऐसी ड्रग भी प्रोहिबिट होनी चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट एक फैक्टर और है, रिस्क टू एनिमल्स और ह्यूमन यूज़। जो ड्रग ह्यूमन और एनिमल्स के यूज़ के लिए रिस्की हो तो ऐसी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए क्या? नो, इट शुड बी completely prohibited for manufacturing of drugs। ठीक है। So manufacturing of drugs other than in schedule C and 7, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन इन शेड्यूल C एंड 7, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि शेड्यूल C क्या होता है, शेड्यूल C1 क्या होता है। तो शेड्यूल C स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू सीरम एंड वैक्सीन्स, शेड्यूल C। और शेड्यूल C1 स्टैंड्स फॉर अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। सो तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन इन शेड्यूल C1, तो इसमें कौन कौन सी है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सबसे पहली चीज़, तो पहला क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं या फैक्टर्स होने चाहिए, कंसिडर होना चाहिए अगर हम ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो शेड्यूल C और C1 को कौन कौन से फैक्टर्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रेमाइसेस शुड कंप्लाई विद शेड्यूल M। प्रेमाइसेस क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने का है, सीरम और वैक्सीन्स की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रेमाइसेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सीरम्स, तो ये सारी क्या है, ड्रग्स है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए जहाँ पर जिस प्रेमाइसेस पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, द प्रेमाइसेस शुड कंप्लाई विद शेड्यूल M। प्रेमाइसेस में क्या होना चाहिए, शेड्यूल M को फॉलो करना ही चाहिए। और शेड्यूल M क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो प्रेमाइसेस शुड कंप्लाई विद शेड्यूल M। नेक्स्ट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन एंड स्टेबिलिटी डाटा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ जिस प्रेमाइसेस पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वह प्रेमाइसेस कंप्लाई करना चाहिए शेड्यूल M को, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो हमें उसका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसका कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन होगा, फर्दर उसकी स्टेबिलिटी डाटा को भी मेंटेन करना चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर सवाल आता है कि हमको क्या करना है, टेस्टिंग ऑफ फैसिलिटी। जो एडुकेट फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है तो वहाँ एडुकेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग अवेलेबल है कि नहीं है।
एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट कैरी आउट करने के लिए, सैंपल की टेस्टिंग को डिटरमाइन करने के लिए सूटेबल टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट, एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी। हमने मैन्युफैक्चर तो कर दिया, दवा तो बना दिया, और दवा रखने वाला भी तो चाहिए। तो एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब जब हमने स्टोरेज करने का है तो इट कम्स टू कंटेनर। किस में आता है? कंटेनर, क्योंकि कंटेनर के बगैर हम उस ड्रग को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो कंटेनर शुड कंप्लाई विद शेड्यूल एफ। कंटेनर किस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए? इट शुड कंप्लाई द शेड्यूल एफ। अब चूंकि स्टोरेज फैसिलिटी है, कंटेनर है, तो क्या एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी है कि नहीं? एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी इज अवेलेबल और नॉट? इट शुड बी अवेलेबल, एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी। और पेरेंटल प्रोडक्ट्स की जब बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले तो उस एनवायरमेंटल एरिया को क्रॉस चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ कम्प्लीटली स्टेराइल और नॉट। उस चीज़ को चेक करने के बाद फिर टेस्ट फॉर पैरोजेंस एंड टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी लगाएंगे। टेस्ट फॉर पैरोजेंस एंड टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। So these are all the factors considering the schedule C and C1 related to manufacturing of drugs. तो शेड्यूल C और C1 में क्या है कि सबसे पहले प्रेमाइसिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स और सेरा बनाने का है, फॉर्मुलेशंस करने का है। तो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स की, तो वैक्सीन्स एंड सेरा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम जो बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, so that organization या that premises where the manufacturing of drugs or biological products has been carried out, that premises should comply with schedule M. premises comply होना चाहिए शेड्यूल M से। नेक्स्ट, अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट फर्दर इंस्पेक्शन, एंड लास्टली the stability data, means all the manufacturing records for the inspection and stability data should be maintained. फिर दूसरी चीज़, जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो डेफिनेटली इट नीड्स फॉर टेस्टिंग, तो हमें एडुकेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग शुड बी अवेलेबल इन दैट प्रेमाइसेस, ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि टेस्टिंग नहीं होगी देन हाउ वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट वी हैव मैन्युफैक्चर्ड। जो ड्रग हमने मैन्युफैक्चर की है, अगर उसकी टेस्टिंग न की जाए, उसकी एनालिसिस न की जाए, देन हाउ वी कैन नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट ड्रग। फिर एक एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, एडुकेट एनवायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन होने चाहिए, सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए, देन एंड देन ओनली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स कैन बी डन। दूसरा, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, ड्रग बन रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल हमारे पास क्या होना चाहिए? सुटेबल कंटेनर होना चाहिए। और वो कंटेनर भी इट शुड फर्दर कंप्लाई विद शेड्यूल एफ। वो क्या होना चाहिए? इट शुड कंप्लाई विद शेड्यूल एफ। और क्या होना चाहिए? एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल।
क्वारंटाइन के बाद हम जब बात करते हैं, अगर हम पेरेंट यहाँ अभी टैबलेट और कैप्सूल्स की बात करते हैं, ऑइंटमेंट और सस्पेंशंस की बात करते हैं, और अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग या कोर प्रोसेसिंग एरिया है वेर parental product is to be processed or parental product is to be manufactured, तो इस कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि इट शुड बी स्टेराइल। एरिया कैसा होना चाहिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए? स्टेराइल, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। To test for pyrogens and test for sterility, test for pyrogens and test for sterility is to be carried out. और फर्दर जब इसके लिए भी जो कंटेनर जो हम यूज़ करने वाले हैं, डेफिनेटली इट शुड कंप्लाई विद द शेड्यूल एफ। ठीक है, सो ये एवरेज ओवरऑल समरी है शेड्यूल सी एंड C1 के लिए। फर्दर manufacturing of drugs of शेड्यूल एक्स ड्रग्स में क्या आ रहा है कि स्टोर ड्रग्स इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, स्टोर ड्रग्स इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड ड्रग्स मीन्स ड्रग जो मैन्युफैक्चर होगा उसकी जो हम क्वारंटाइन में जो हम स्टोर करके रखेंगे, दैट्स शुड बी इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। मीन्स उस क्वारंटाइन एरिया को मॉनिटर करने के लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, दूसरा चीज, ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्रिजर्व फॉर 5 years। जितना भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो अकाउंट से आता है, ठीक है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इसको प्रिजर्व करके रहने चाहिए सारे रिकॉर्ड्स फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। फिर टू सेंड इनवॉइस ऑफ सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर 3 months, और 3 महीने के बाद जैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट हो गई तो इनवॉइस सेंट होना चाहिए टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर 3 months। और क्या होना चाहिए, जो प्रिपरेशंस जो हमने बनाया है, जो ड्रग मैन्युफैक्चर किया है, तो उसकी फर्दर प्रिपरेशंस की लेबलिंग होनी चाहिए। प्रिपरेशंस मस्ट बी लेबल्ड विथ RX, प्रिपरेशंस मस्ट बी लेबल्ड विथ RX। और RX का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं, यस और नो? RX का मतलब है यू टेक, RX मीन्स यू टेक, आप लीजिए। So now comes the prohibition of manufacturing of cosmetics। तो कॉस्मेटिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कौन से कॉस्मेटिक्स को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रोका जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग होने से? बिकॉज द कॉस्मेटिक्स विच कैन हार्म, which are risky to human or animal use, स्पेशली कॉस्मेटिक्स बनाया ही है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो ह्यूमन यूज़ के लिए जो बनाया है कॉस्मेटिक्स, अगर वो रिस्की है, अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अगर वो मिस ब्रांडेड है, फॉल्स क्लेम शो कर रहा है,
अगर वो स्प्यूरियस है, अगर वो एडल्टरेटेड भी है, तो वह ड्रग क्या होना चाहिए? इट्स शुड बी प्रोहिबिटेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। उन कॉस्मेटिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। The cosmetics, those of not maintaining the standard quality or those of misbranded, spurious and adulterated drug, ये सभी क्या होता है? प्रोहिबिटेड। फिर ऐसा कॉस्मेटिक्स विच कंटेन्स फर्दर मर्करी कंपाउंड, अगर मर्करी कंपाउंड भी प्रेजेंट है तो ऐसे कॉस्मेटिक्स भी इट शुड बी प्रोहिबिटेड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग कलर विच कंटेन्स मोर देन, कॉस्मेटिक्स ऐसे जिसमें कलर है लेकिन उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स, हैवी मेटल्स या इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें उसके अमाउंट को एक्सीड कर रही है, देन इट शुड बी ऑल्सो फर्दर प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कंटेंट है 2 ppm आर्सेनिक, 20 ppm ऑफ लेड, 100 ppm ऑफ हैवी मेटल्स। तो 2 ppm ऑफ आर्सेनिक, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, तो 2 ppm ऑफ आर्सेनिक से भी ज़्यादा है, अगर लिमिट से ज़्यादा है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, 20 ppm ऑफ लेड से ज़्यादा है, 100 ppm ऑफ हैवी मेटल्स है, देन दीज कॉस्मेटिक्स, prepared cosmetics or manufactured cosmetics should be prohibited, should be prohibited, इनको रोका ही जाना चाहिए। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पेनाल्टीज। अब हमने ड्रग तो बनाना है या प्रोहिबिट करना है, तो ड्रग विच आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक, तो उनके लिए क्या ऑफेंसेस और क्या पेनाल्टीज होती है? पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी स्प्यूरियस ड्रग, अगर कोई स्प्यूरियस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसके लिए क्या पेनाल्टीज होती है कि 1 to 3 years imprisonment एंड फाइन अप टू ₹5,000, 1 से 3 साल के लिए जेल हो सकती है अगर स्प्यूरियस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो देन द पेनाल्टीज इज फॉर 1 to 3 years इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है 1 से 3 साल के लिए, एंड फाइन लग सकता है अप टू ₹5,000। दूसरा, फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो 2 to 6 years इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है अप टू ₹10,000 ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस, ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। इज इट क्लियर? वहीं पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग की बात करें तो क्या होता है, 1 साल की जेल अगर हम किसकी बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग, तो एडल्टरेटेड ड्रग की बात करें तो 1 year इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹2,000, 1 साल की जेल और फाइन कितने लगेगा, लगभग 2,000, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोहिबिशन, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोहिबिशन में क्या होता है, 3 months इम्प्रिजनमेंट, 3 महीने जेल में रखेंगे, 3 months इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹500। लेकिन फिर भी अगर मॉनिटर नहीं हुआ और फिर भी गलतियां हो गई
तो 6 months imprisonment and fine up to ₹1,000 on subsequent convictions। में 6 months imprisonment हो सकता है एंड फाइन जस्ट डबल 500 का 1,000 रुपीज़ फाइन हो सकता है। ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लोन लाइसेंस? लोन तो सुना होगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम बैंक से उधार उठा सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, बैंक से लोन ले सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू पे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर बैंक। सेम एज इट इज़ लोन लाइसेंस। लाइसेंस तो मालूम होगा जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करते हैं, सेम एज इट इज़ लोन लाइसेंस होता है। मीन्स एक फैक्ट्री जो किसी पर्सन के अंडर में है और उस फैक्ट्री को हमें रन करना है। ए पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन फैक्ट्री, ऐसा पर्सन, एन इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल ग्रुप जहाँ की उसकी खुद की फैक्ट्री नहीं है, हु डज नॉट हैव हिज ओन फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग but who wish to manufacturing facilities owned by another license। लेकिन वो दूसरे की लाइसेंस लेकर के उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूज़ करे तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, लोन लाइसेंस। ऐसे लाइसेंस को क्या बोलेंगे, लोन लाइसेंस। ए पर्सन who does not have his own factory, सन जिसकी खुद की फैक्ट्री नहीं हो, a person who does not have his own factory for manufacturing but who wish to manufacture facilities owned by another license। उसकी खुद की फैक्ट्री नहीं है पर्सन, लेकिन who wish to manufacture facilities owned by another license, लेकिन दूसरे लाइसेंस की ही मदद से वो क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चलाना चाहता है या उपयोग करना चाहता है। लोन लाइसेंस आर फर्दर इशूड फॉर ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X, शेड्यूल सी और C1 एंड X, और ड्रग स्पेसिफाइड इन केस ऑफ शेड्यूल सी एंड C1, इन शेड्यूल सी एंड C1। तो लोन लाइसेंस आप लोग समझ गए कि पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन फैक्ट्री, ऐसा पर्सन है कैंडिडेट जिसके पास खुद की फैक्ट्री नहीं हो, बट हु विश टू मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज ऑन बाय अनदर लाइसेंसी, मीन्स दूसरे लाइसेंसी के थ्रू वो उस इंडस्ट्रीज की को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चलाना चाहता है, ऑपरेट करना चाहता है, तो दिस लोन एज लोन लाइसेंस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो वी शैल मूव टूवर्ड्स रीपैकेजिंग लाइसेंस। नाम से पैकेजिंग आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं, यस नो? तो पैकेजिंग लाइसेंस आपने सुना होगा कि जिस पर्सन जो अथोराइज पर्सन है, लाइसेंसी है, उसके पास पैकेजिंग का लाइसेंस है, वो पैक करके उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम ए बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस, बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस and labeling with view to their sale and distribution, मीन्स बड़े कंटेनर से, यूज कंटेनर से छोटे से कंटेनर में पैक करने के लिए जो प्रोसेस की जो ब्रेकअप हो रही है, एंड लेबलिंग विथ व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो ये क्या होता है, रीपैकेजिंग लाइसेंस। फिर ग्रांट ऑफ रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X,
ठीक है। सो वंस अगेन हम एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रीसमराइज कर लेते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ड्रग जो प्रोहिबिट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो ड्रग क्यों प्रोहिबिट हो रही है? क्योंकि ड्रग विच डज नॉट फॉलोज या विच डज नॉट मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उस एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। ड्रग विच आर ऑफ मिस ब्रांडेड, जो ड्रग जो क्या है वो स्प्यूरियस हो, ड्रग क्या हो एडल्टरेटेड हो, तो दीज आर प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है? पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स, पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स, ऐसी भी ड्रग पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स आर आल्सो प्रोहिबिटेड। और रिस्क, दोज ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्रोहिबिटेड विच आर रिस्की टू ह्यूमन और एनिमल यूज, risky to human or animal use, or drug which are not showing या which are not exhibiting the therapeutic value, ड्रग जो थेरेपेटिक वैल्यू को दिखा नहीं रहा हो या एग्जिबिट या शो नहीं कर रहा है, ऐसी भी ड्रग क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। फिर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन इन शेड्यूल सी एंड C1, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 में कौन कौन से गाइडलाइंस स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? तो पहली चीज़ शेड्यूल सी और C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, शेड्यूल सी और C1 में इट कम्स ये लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेट्स फॉर अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सीरम फॉर्मुलेशंस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, दोज मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स विच कम्स अंडर शेड्यूल सी एंड C1, तो वो प्रेमाइसेस कैसा होना चाहिए? इट शुड कंप्लाई विद शेड्यूल एम, प्रेमाइसेस शुड कंप्लाई विद शेड्यूल एम। और शेड्यूल एम में क्या आते हैं? लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेट्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो शेड्यूल एम को फिलफिल करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए? एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी। तीसरी चीज़, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, रिगार्डिंग टू इंस्पेक्शन एंड फर्दर रिगार्डिंग टू स्टेबिलिटी डाटा। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन एंड स्टेबिलिटी डाटा। और क्या होना चाहिए? एडुकेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग होनी चाहिए, और टेस्टिंग के लिए भी एडुकेट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। अब जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करती है, जब उस सैंपल्स की, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल्स, पैरेंटल प्रोडक्ट्स है, तो उनको हमने क्या किया? जब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, फर्दर दे शुड बी स्टोरेज तो इन क्वारंटाइन, तो एडुकेट क्वारंटाइन फैसिलिटी का भी अवेलेबल होना बहुत ही या उतना ही जरूरी है। और क्या होता है? पेरेंटल प्रोडक्ट्स के केस में हम चले जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो एनवायरमेंटल एरिया होना चाहिए, इट शुड बी कम्प्लीटली स्टेराइल, इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, और टेस्ट फॉर पायरोजेंस एंड टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इज टू बी कैरीड आउट। कब पायरोजेंस की टेस्टिंग और स्टेरिलिटी की टेस्टिंग करेंगे? इट कम्स अंडर द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। और बेसिकली हमें कंटेनर्स पे फोकस करना चाहिए कि कंटेनर शुड ऑलवेज कंप्लाई विद शेड्यूल एफ, ठीक है।
अब आगे बढ़ें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स, हमने ड्रग को तो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, तो अब क्या करना चाहिए कि सबसे पहले चीज़ ड्रग का जो स्टोरेज करेंगे इन क्वारंटाइन एरिया में, जो ड्रग का स्टोरेज करने जा रहे हैं, तो फर्दर इट शुड बी इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। इट शुड बी इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, ऑथराइज्ड है, वही रेस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर ड्रग्स फ्रॉम क्वारंटाइन एरिया। और all transactions records should be maintained related to accounts related to manufacturing. It should be preserved for 5 years. दूसरी चीज, जो इनवाइस जो हम भेज रहे हैं फॉर सेलिंग के लिए टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये भी मेंटेन होने चाहिए आफ्टर 3 months। और मेन थिंग इज दैट कि भैया preparation must be always and always labeled with RX। प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए, हमेशा लेबल होनी चाहिए, कैसे, विथ RX। और RX का मतलब आप लोग जानते हो, यू टेक। ठीक। अब प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए कौन कौन सी प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऐसा कॉस्मेटिक्स which does not follow the standards of quality, which does not follows the standard of quality, or the cosmetics which are spurious, cosmetics which are misbranded, or cosmetics which are further adulterated, misbranded, spurious, adulterated, mad, misbranded। सैड हो गया, सैड, स्टैंडर्ड क्वालिटी कॉस्मेटिक में थी ही नहीं, तो क्या हो गया, पेशेंट क्या हो गया, क्या हो गया, या पर्सन क्या हो गया, सैड हो गया। क्या हो गया, सैड। एस स्टैंड फॉर स्प्यूरियस, ए स्टैंड्स फॉर एडल्टरेटेड एंड एम स्टैंड्स फॉर मिसब्रांडेड, मिसब्रांडेड। ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग मर्करी कंपाउंड, ऐसा भी कंपाउंड जिसमें कि ऐसा कॉस्मेटिक्स जिसमें कि मर्करी कंपाउंड प्रेजेंट है, तो दीज कॉस्मेटिक्स आर ऑल्सो फर्दर प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और कॉस्मेटिक्स जिसमें कि 2 ppm ऑफ आर्सेनिक, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आर्सेनिक, हैवी मेटल्स आर्सेनिक, लेड, ये सारी चीज़ें हैं, 20 ppm ऑफ लेड, 100 ppm ऑफ हैवी मेटल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो दीज ड्रग्स और दीज कॉस्मेटिक्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या ऑफेंसेस है और क्या क्या पेनाल्टीज है? अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी स्प्यूरियस ड्रग की हो रही है, किसी स्प्यूरियस ड्रग की हो रही है, तो 1 से 3 साल की सज़ा होती है और 5,000 का जुर्माना लगता है। 1 से 3 साल की सज़ा और 5,000 का जुर्माना। और अगर यही चीज़ कंटिन्यू होती रही तो 2 से 6 साल के लिए जाओ, जस्ट डबल 2 to 6 years imprisonment एंड ₹10,000 ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। ठीक है, और 10,000 ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। अगर वहीं पे ऑफेंसेस में क्या हुआ कि एडल्टरेटेड ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पेनल्टीज में क्या होगा, 1 year इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹2,000। 1 साल की जेल और फाइन कितना होगा, अप टू 2,000। और वहीं अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹2,000 ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। ठीक है।
फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, प्रोविजन से रिलेटेड कंट्रावेंशंस है तो इनके लिए क्या होगा, पेनाल्टीज 3 months imprisonment and 3 months imprisonment and fine up to ₹500। तो यह है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न, तो इसके लिए 3 months की जेल होती है और फाइन कितना लग सकता है, अप टू ₹500। और अगर यही चीज़ प्रोसेस में रही तो 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड 6 months जस्ट अपोजिट डबल ऑफ 3, तो या ट्वाइस कह सकते हैं, तो 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹1000 ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। अब आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होता है, तो एक लाइसेंसिंग पर्सन है जिसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और एक ये पर्सन है जिसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल तो करना चाहता है और उस पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, लेकिन उसके पास खुद का लाइसेंस नहीं है। तो ऐसा कैंडिडेट जिसके पास लाइसेंस है और उस लाइसेंस का यूज़ करके पर्सनली वो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसिस को या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहता है, दैट इज़ नोन एज ए लोन लाइसेंस। मीन्स ए पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन फैक्ट्री, a person who does not have his own factory regarding to manufacture of drugs, but who wish to manufacturing facilities owned by another licensee। ठीक है, तो लोन लाइसेंस किसको इशू किया जाता है, और इशूड फॉर द ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X and drug specified in schedule C and C1। ठीक है, now comes repackaging of license। तो repackaging license, तो repackaging ऑलरेडी पैक्ड था लेकिन ह्यूज अमाउंट में एक बल्क कंटेनर में पैक था, और उस बल्क कंटेनर में से एक छोटी सी पैकिंग करनी है, बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजिंग एंड लेबलिंग विथ व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बल्क कंटेनर से एक स्मॉल पैकेजिंग कर लेना, इसको बोलते हैं रीपैकेजिंग लाइसेंस। और ऐसे लाइसेंस को अचीव करने के लिए क्या बोलेंगे, रीपैकेजिंग लाइसेंस। दूसरा चीज़, ग्रांट फॉर रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 एंड X। ठीक है, तो ग्रांट में जाता है रीपैकेजिंग ड्रग्स के लिए अदर देन शेड्यूल C एंड C1 एंड X। ठीक है, सो फर्दर फॉर टुडे प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स आपने देख लिया, प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पैरेंटल प्रोडक्ट्स जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इधर दे आर मिस ब्रांडेड स्प्यूरियस, तो ये सारी चीज़ की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही थी, तो दीज आर प्रोहिबिटेड। और अब आज सिर्फ इतना ही, और वी शैल फर्दर प्रोसीड टूवर्ड्स in the next class regarding prohibition of sale of drugs। prohibition of sale of drugs हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So for today's wish you all the best, thank you।